गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ जिसमें अपने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर कुछ डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल ज्ञात करते हैं और उसके लिए हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यूज़ करते हैं। तो इसमें एक z बराबर 0 एक जो प्लेन होता है, जैसे z बराबर 0 कहाँ होगा, एक्स वाई प्लेन पर, वहाँ z 0 होगा। तो एक्स वाई प्लेन का एक मिरर लेते हैं, मतलब एक्स वाई प्लेन डायरेक्शन में एक कांच लेते हैं, उसमें उस आवेश का एक इमेज दिखाई देता है। और ये ऐसा इसलिए करते हैं कि उसकी सहायता से हम, इसलिए ये मेथड यूज किस लिए कर रहे हैं, ये मेथड कि ये प्रॉब्लम थोड़ी इजी हो जाए, पोटेंशियल निकालना हमारा इजी हो जाए। ठीक है ना, तरीका वही है, कूलाम के नियम को उपयोग करना है। ठीक है, तो इसका डायग्राम है, हमारे टॉपिक का नाम है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व बाय मेथड ऑफ इमेज। तो इसमें सबसे पहले तो ये हम बनाते हैं z बराबर 0 प्लेन। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन है, मान लो x इधर डायरेक्शन में है, y इधर डायरेक्शन में, तो ये एक्स वाई प्लेन है। इधर क्या है, z 0 से बड़ा है, इधर z नेगेटिव है, और यहाँ अपने d डिस्टेंस पर एक चार्ज है q, इसको हमने पॉजिटिव लिया है। ठीक है, और यहाँ पॉइंट है p, इसके कोऑर्डिनेट है x y z, ये हमने मान लिए, और इस पॉइंट के चार्ज के कारण इस पर हमें पोटेंशियल डिफाइन करना है। ठीक है, तो इस चीज को इजी करने के लिए हम ये एक जो एक्स वाई प्लेन में हमने जो z बराबर 0 जो प्लेन लिया है, मिरर लिया है, इस चार्ज का एक हम इधर उतनी ही डिस्टेंस पर, जिसको -d बोलेंगे, उतनी ही डिस्टेंस पर हम एक इमेज चार्ज लेते हैं q डैश, और ये हमने डिस्टेंस मान ली r1 और ये डिस्टेंस मान ली r2, और ये पॉइंट मान लिया a और ये पॉइंट मान लिया b। ठीक है, और ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। ये जो मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट रीजन है। फर्स्ट रीजन में z बराबर 0 वी हैव ए पॉइंट चार्ज प्लस q एट डिस्टेंस d फ्रॉम z बराबर 0 प्लेन, एंड another image charge q dash at distance -d in second region. Now we get potential on p due to these charges q and q dash at point p। और इस रीजन 1 का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन 1 है, और इसका है एप्सिलॉन 2। ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम पोटेंशियल निकालेंगे पी बिंदु पर q और q डैश के कारण, वही होता है kq अपॉन r। ठीक है ना, तो जैसे हम पोटेंशियल मान लेते हैं यहाँ φ1, तो ये हो जाएगा इसके कारण kq अपॉन r1 प्लस, और इसके कारण हो जाएगा kq डैश अपॉन r2। अब अपने k का मान रख देंगे, ये k किस में है, r1 वाले रीजन में, इसमें मतलब फर्स्ट में, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 ये q लिख दिया और ये r1 लिख दिया, प्लस ये लिख दिया अपने q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 2 और ये r2। अब अपन को r1 और r2 के मान निकालने हैं। तो जैसे r1 जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 d, और इसका कोऑर्डिनेट है 0 0 -d। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इस कोऑर्डिनेट्स में से ये माइनस करके और इसका वर्ग, और फिर इनको जोड़ेंगे, तो उस हिसाब से क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस टी का स्क्वायर का अंडर रूट, और R2 क्या आएगा, एक तो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, इनके बीच की दूरी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस डी का स्क्वायर, क्योंकि इस जेड में से ये माइनस डी माइनस करेंगे तो जेड प्लस डी का स्क्वायर। अब ये दोनों मान हम इस जगह रख देंगे और हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। Q अपॉन 1 या 2 जो भी इक्वेशन लगाओ, आप तो ये ध्यान रखो हम क्या कर रहे हैं। तो R1 की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस डी का स्क्वायर और इसकी होल घात 1/2, ठीक है ना, ये एक के नीचे है, प्लस क्यू डैश अपॉन 4πε/2। R2 की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का स्क्वायर का अंडर रूट कर दो यहाँ, क्योंकि अपने 1/2 लगाएंगे वो आएगा नहीं इसमें, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब चाहो तो इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, ऐसे भी अपने, तो ये हमने φ1 निकाल लिया। एक चीज़ में ये ध्यान रखना, चित्र फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, ये समझ लो कि ये से क्यू डैश चार्ज है, ठीक है ना, हाँ अब यही समझाना, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, ये जो चार्ज है इसका इमेज ही है, जैसे ये एक आईना है, ये कांच है, जैसे अपने शक्ल देखते हैं ना, तो एक उधर दिखाई देता है इमेज वैसे, तो ये जेड बराबर 0, ये एक्स वाई प्लेन है और ये जेड प्लेन है, ठीक है ना, ये प्लस डी ये माइनस डी, तो हमारी जो छाया दिख रही है अंदर, जो छवि दिख रही है, वो क्यू डैश जो इमेज चार्ज है, ठीक है ना, वहाँ चार्ज है नहीं, केवल इमेज चार्ज, चार्ज केवल रीजन फर्स्ट में है, तो पोटेंशियल केवल रीजन फर्स्ट में होगा, सेकंड रीजन में कोई पोटेंशियल नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फ्री चार्ज है ही नहीं, फ्री चार्ज फर्स्ट रीजन में है। तो अब इस सेकंड क्यू डैश के कारण हम यहाँ जो पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है ना, उसको निकालने का एक तरीका ये है कि हम ऐसा एक चार्ज यहाँ लें, ऐसा नहीं मतलब इसके कारण जो इस पर पोटेंशियल आ रहा है उसके अनुसार एक चार्ज हम यहाँ लें, मान लिया हमने लिया क्यू डबल डैश, ठीक है, ये चार्ज ऐसा है कि ये इस डिस्टेंस पे इस पर जो पोटेंशियल निकाल के देगा हमें, ठीक है ना, वो इस रीजन के इस चार्ज अमाउंट के कारण इस पर पोटेंशियल के बराबर होगा, मतलब क्यू डैश के कारण होगा जो इसमें रहते हुए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस क्यू डबल डैश चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इस डिस्टेंस से पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, एक फार्मूला लिखेंगे और वो रीजन इसमें होगा क्योंकि इसके कारण के इसके क्यू डैश के बराबर वो होगा, ठीक है। तो ये लेके अपने चलेंगे, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस रीजन में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना, तो यही है मेथड ऑफ इमेज, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ एक तो प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज हमने लिया, ये इमेज चार्ज क्यू डैश है, एक क्यू डबल डैश चार्ज इसी पोजीशन में हमें लेना है, ए पॉइंट पर ही, ठीक है। चलो φ1 अपने पास आ ही गया है, ठीक है, ये मिटा देता हूँ। तो अपन को φ2 निकालना है, के क्यू डबल डैश R1, ठीक है ना, और ये कौन से रीजन में आएगा, इधर वाले रीजन में, सेकंड रीजन में, मान रखते हैं φ2 क्यू डबल डैश 4πε/1 ε1। देखो इसमें ये जो एप्सिलॉन आएगा ना, ये सेकंड रीजन का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा ε2, और R1 आएगा अपने वही जो अपन निकाला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस डी का स्क्वायर, हाँ ठीक है ना,
ठीक है। और इसमें अपन को ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो डायरेक्टली कांस्टेंट आया है अपने z लेस देन 0 उधर वाले क्षेत्र का लेना है, सेकंड रीजन का, ठीक है ना। फर्स्ट रीजन का नहीं लेना है, फर्स्ट रीजन की केवल डिस्टेंस लेनी है। और ये चार्ज q डबल डैश कहाँ लोकेटेड है, ए पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा φ1 वैल्यू है, ये φ2 वैल्यू है, ये हमारे अभी काम आएगी, इसमें पूरा मान चलेगा आगे तक, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लेकर चलेंगे। बाउंड्री कंडीशन में एक तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बाउंड्री कंडीशन होती है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, जैसे dn1n माइनस d2n बराबर सिग्मा फ्री। अब ये सिग्मा फ्री जो चार्ज है, ये z बराबर 0 जो प्लेन है, जो हमारा कांच है, जो आईना है, मिरर है, उस एक्स वाई प्लेन में फ्री चार्ज है नहीं, तो ये सिग्मा फ्री 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में क्या आएगा, d1n बराबर d2n। ये क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये फर्स्ट मीडियम का है, सेकंड मीडियम का है, और इसकी डायरेक्शन नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब z बराबर 0 प्लेन के नॉर्मल z डायरेक्शन में, ठीक है। d का मान क्या होता है, एप्सिलॉन e होता है। तो ये जो है इसका मान लिखेंगे अपने एप्सिलॉन 1 e1n, और इसका मान लिखेंगे एप्सिलॉन 2 e2n। तो ये सेकंड रीजन में नॉर्मल टू z बराबर 0 प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल में कैसे डिफाइन करते हैं, उसका ग्रेडियंट लेते हैं माइनस में, ठीक है ना। और डायरेक्शन जो कि क्या है, नॉर्मल है। तो z बराबर 0 जो कि एक्स वाई प्लेन है, उसकी नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगी, z डायरेक्शन। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 1, ठीक है ना, माइनस ग्रेड φ1 n के, ये हो जाएगा बराबर इसी तरह से एप्सिलॉन 2 माइनस ग्रेडियंट φ2 डॉट n के। ये जो ग्रेडियंट वेक्टर होता है ये भी वेक्टर ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका मान होता है करली अपॉन करली x i कैप प्लस करली अपॉन करली y j कैप प्लस करली अपॉन करली z k कैप, ठीक है। ये n कैप z डायरेक्शन में, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे कि ये n कैप z डायरेक्शन में है, तो इसका z घटक हमें लेना होगा, ठीक है। और हमें z बराबर 0 प्लेन पे ही लेना होगा। तो हमारे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे एप्सिलॉन करली φ1 अपॉन करली z, ये हो जाएगा z बराबर 0 प्लेन पर, एप्सिलॉन 2 और करली φ2 अपॉन करली z, ये हो जाएगा z बराबर 0 प्लेन पर। ये हमारी इक्वेशन आई थर्ड, ठीक। अब अपन को क्या करना है कि φ1 का z के सापेक्ष अवकलन करना है और z को 0 करना है, इसी तरह से ये करना है, ठीक है। और फिर एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 1 से 2 से गुणा करके इनको बराबर करना है। तो हमारे पास φ1 का है, φ1 ये है, ठीक है, इसका हमें अवकलन करना है। एक बार देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक, जैसे φ1, अब इसका हम करेंगे अवकलन φ1 का z के सापेक्ष। तो ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1, ये तो आ ही जाएगा। इसकी घात का करेंगे तो -1 अपॉन 2, z इस टर्म में है तो इसकी घात का 2 इंटू जेड माइनस डी, ये आएगा, ठीक है। और z का करेंगे तो 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या आएगा, ये -1 अपॉन 2 घात बनेगी, इसमें से एक माइनस करेंगे तो -3/2, और नीचे आएगा तो प्लस का 3/2, तो ये हो जाएगा x² प्लस जेड माइनस डी स्क्वायर होल घात आ जाएगा 3/2, प्लस इसी में ये आ जाएगा q डैश, और नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 2, वही अवकलन भाई, एक तो -1 अपॉन 2 और एक आएगा 2 और z प्लस डी आएगा, है ना। और नीचे आ जाएगा x² प्लस y² जेड माइनस डी का स्क्वायर होल घात
3/2। ठीक है, अब अपने ये जो कर्ली फाइवन अपॉन कर्ली जेड, जेड बराबर 0 जो अपन ने निकाला, तो ये जेड 0 करेंगे, ये जेड 0 करेंगे, ये जेड 0 करेंगे। 1 मिनट, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा Q/4πε1 और माइनस और जेड। ठीक है, नीचे यही टर्म आ जाएगी x² + y² प्लस ये जेड 0 हो जाएगा और d² आएगा और आ जाएगा 3/2। और इसी तरह से आगे आएगा, माइनस आएगा, माइनस Q डैश जेड, है ना, जेड नहीं आएगा, जेड लिख दिया, जेड तो 0 हो जाएगा, जेड तो 0 हो जाएगा। रुको रुको, देखो जेड माइनस डी का जब अवकलन करेंगे ना अपने, तो डी का अवकलन 0 आएगा। ठीक है, ये गड़बड़ हो रही थी भाई, और जेड का 1 आएगा। ठीक है ना भाई, जेड माइनस डी है, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे हम, चेक कर लेता हूं। जैसे x² का करते हैं तो क्या आता है, 2x आता है, ठीक है ना, और फिर x का 1 आता है, तो ये z माइनस डी का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा में आएगा और फिर आएगा z माइनस डी, और फिर इसका अवकलन करेंगे तो z का ये 1 हो आएगा, बस इतना सा है। और इसका करेंगे, एक जगह प्लस है भाई, ये गड़बड़ हो रही है, यहाँ प्लस है, तो ये आ जाएगा 2z + d और z का आ जाएगा 1। ठीक है, अब करते हैं, तो देखो z को 0 कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस, चलो 2 कैंसिल, और यहाँ बचेगा केवल d, और कुछ इसमें Q डैश z माइनस आएगा, z 0 2 कट गया और d, ठीक है, और नीचे आ जाएगा x² + y² d² और होल घात 3/2, और नीचे आएगा 4πε2, ये हमारे पास में आएगा। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। अब इसको हमें किससे गुणा करना है, चलो इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, φ2, ये तो हमने कर ली φ1 अपॉन कर ली z निकाल लिया। ठीक है ना, इस ऊपर वाले को मिटा देते हैं, यहाँ कर लेंगे इसका अवकलन। वही अवकलन का तरीका है सेम, तो कर ली φ2 अपॉन कर ली z, तो Q डबल डैश अपॉन 4πε2, इसका करेंगे तो -1/2 और 2z माइनस डी, ये आएगा। नीचे क्या आएगा, x² + y² प्लस z माइनस डी का स्क्वायर की होल घात 3/2। अब जब z 0 प्लेन पे लेंगे, z बराबर 0 प्लेन पे लेंगे, तब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस आएगा Q डबल डैश, ठीक है, 4πε2, z 0 हो जाएगा, अच्छा d माइनस का आ रहा है तो ये प्लस का आएगा और d आएगा। ठीक है, और नीचे अगर अपने z को 0 करें तो d² आएगा, x² + y² d का स्क्वायर की होल घात 3/2। ठीक है, ये हमारे पास φ2 वाला आ गया, ये φ1 वाला अवकलन आ गया। अब अपने इसको उस इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। चलो इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। इस जो φ1 वाले को किससे गुणा करना है, ε1 से गुणा करेंगे, तो ε1 से गुणा करते हैं
तो एप्सिलॉन 1 तो कट जाएगा पहले वाले पद में, तो ठीक है ना। तो क्यू डी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल घात 3/2, एक तो ये आएगा, ठीक है। और इसको करेंगे एप्सिलॉन 1 से, तो क्यू डैश डी और एप्सिलॉन 1, और नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 2, और यही चीज़ आएगी वापस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड नहीं डी स्क्वायर होल घात 3/2। और बराबर में क्या आएगा, बराबर में φ2 वाला अवकलन आएगा और एप्सिलॉन 2 से गुणा होगा, एप्सिलॉन 2 कट जाएगा, ठीक है। तो क्यू डबल डैश डी अपॉन आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल घात 3/2, ये आएगा हमारे पास। ये डी भी कट रहा है, सब में डी आ रहा है, ठीक। ये पद भी कट रहा है, सब में आ रहा है, पूरा पद कट गया। 4 पाई भी कट रहा है, 4 पाई भी कट रहा है, ठीक। तो बचा कुचा लिखते हैं, तो ये आएगा क्यू, इसको हमने गुणा किया एप्सिलॉन 1 से, तो एप्सिलॉन 1 नहीं आएगा, क्यू आएगा, ठीक है। और ये अपने गुणा किया एप्सिलॉन 1 से, तो माइनस क्यू डॉट एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आएगा, ठीक है, चेक कर लेना भाई। और बराबर क्यू डबल डैश और नीचे आएगा एप्सिलॉन 2, ठीक। मैं देखता हूँ मेरे क्या आ रहा है। मेरे कट रहा है पूरा, एक देखो अपन ने इसमें जो किया है ना, क्यू डैश के कारण जो पोटेंशियल निकाला इमेज चार्ज, इमेज क्यू डैश क्या है कि क्यू का मिरर के अंदर दिखने वाला इमेज चार्ज है, ठीक है ना। ये क्यू क्या है, ये रीजन फर्स्ट में है इसलिए एप्सिलॉन 1, अब क्यू डैश इमेज चार्ज है इसलिए ये 1 आएगा, एप्सिलॉन फर्स्ट रीजन का ही आएगा यहाँ। तो ये जो φ1 निकाल रहे हैं ना, ये फर्स्ट रीजन में निकाल रहे हैं पोटेंशियल, तो फर्स्ट रीजन का आएगा एप्सिलॉन 1, ये ध्यान रखना, ये एप्सिलॉन 1 आएगा। तो एप्सिलॉन 1 आएगा, तो ये भी एप्सिलॉन 1 और ऊपर आएगा एप्सिलॉन 1, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और इसको अपने एप्सिलॉन 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये एप्सिलॉन 2 कर ली φ2 कौन कर ली जेड, तो एप्सिलॉन 2 कट जाएगा। तो इस तरह से क्यू डैश बराबर क्यू माइनस क्यू डैश आएगा, ये इक्वेशन आएगी हमारी, क्यू डैश माइनस क्यू डैश बराबर क्यू डबल डैश आएगा। या हम इसको ये लिख सकते हैं क्यू बराबर क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश, ठीक है ना। ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी, ये वाला पद, हाँ ये आएगा हमारा क्यू बराबर क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश, क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमको लानी, हमने क्या किया, हमने पहले φ1 निकाला, ठीक है ना, मतलब जो क्यू जो रीजन फर्स्ट में था क्यू ए पॉइंट पर, उसके कारण पोटेंशियल निकाला, दूरी ली वही सेम, एप्सिलॉन 1 हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया रीजन 1 का, क्यू डैश निकाला जो कि इमेज चार्ज है, एप्सिलॉन 1 हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिया, दूरी हमारी चेंज आएगी r2 आएगी, ये हमने φ1 निकाला। फिर हमने φ2 निकाला क्यू डबल डैश के कारण, ठीक है ना, क्यू डबल डैश ए पॉइंट पर ही है और वही पोटेंशियल देता है जो क्यू डैश केवल अकेला देगा उस पी पॉइंट पर, तो ये हमने निकाला। फिर इस φ1 का अवकलन किया जेड के सापेक्ष और इसको XY प्लेन में लिया, तो जेड को 0 किया, और फिर उस 1 वाले को एप्सिलॉन 1 से गुणा किया, 2 वाले को एप्सिलॉन 2 से गुणा किया, दोनों को बराबर किया। तो हमारे पास मेनली जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो क्यू बराबर क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश आएगा, ठीक। अब हम अगली बाउंड्री कंडीशन लेंगे, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस होता है दो मीडियम में, मतलब कि E1 और E2 बराबर होते हैं, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियल मतलब स्पर्शी घटक होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
E1t बराबर E2t। ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। तो एक्स वाई प्लेन का स्पर्शी घटक या तो एक्स डायरेक्शन में होगा या वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अपने एक्स डायरेक्शन में कर लेते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम पोटेंशियल में कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट φ1 माइनस का डॉट एक्स के, और इसी तरह से इसको लिख सकते हैं माइनस ग्रेडियंट 1 - 2 होगा φ2 डॉट एक्स के, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब एक्स कैप है तो केवल एक्स डायरेक्शन वाला आएगा और माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा। तो करली φ1 अपॉन करली एक्स ये आएगा जेड बराबर 0 प्लेन पे, और करली φ2 अपॉन करली एक्स ये आएगा जेड बराबर 0 प्लेन पे। हमारे पास में ये एक और कंडीशन आ गई। अब हमें अवकलन करना है φ1 का। एक बार चेक कर लेता हूँ φ1, हाँ कोई दिक्कत नहीं, सही है। इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, ये रही x। इसका अवकलन करेंगे तो 2x ही आएगा, घात वाला वही सेम होगा, और z को 0 कर देंगे। तो अपने डायरेक्ट मान लिखते हैं करली φ1 अपॉन करली x z बराबर 0। ठीक है, तो इसमें देखो मेन तो अपने ये तो आएगा ही q अपॉन 4πε1, और इसकी घात 3/2 बनेगी। z को 0 करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल घात 3/2। ये तो इसका हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे ऊपर ले जाके, y का d का 0, x सापेक्ष कर रहे हैं, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, और एक आएगा माइनस का 1/2, इसकी घात जो आएगी इसी आएगा। इसी तरह से प्लस q डैश अपॉन 4πε1। ठीक है, तो इसका भी -1/2 और 2x, ये तो आएगा ही, और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर की घात 3/2, ये आएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, दोनों जगह माइनस आएगा, है ना। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, दोनों जगह माइनस है। अगला लिखते हैं करली φ2 अपॉन करली x z बराबर 0। φ2 देखो, φ2 ये एरिया, तो इसमें घात वगैरह तो वही z 0 डी स्क्वायर वो सेम आएगा, केवल चलो वही चीज आएगी। तो देखो q डबल डैश -1/2 और 2x, ये तो आएगा ही, और नीचे आएगा 4πε2 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल घात 3/2, ये चीज है। तो इसमें देखो ये एक ही काम बस, तो आ गया। इनमें किसी से गुणा करना नहीं है अपन को, तो अभी इनको बराबर करना है बस सेम। ये समझ लो ये पद इस पद के बराबर है। तो देखो ये चीज़ पूरी सेम है सभी में, ठीक है, कॉमन, और ये पूरा सेम है। ठीक है, 4π भी गया। देखो यहाँ माइनस बच रहा है, यहाँ माइनस बच रहा है, यहाँ माइनस बच रहा है, सब माइनस उड़ा दो तो बचेगा क्या, देख लेना एक बार कैलकुलेशन। ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बाउंड्री कंडीशन होती है उससे चल रहा है। तो Q अपॉन ε1 प्लस Q डैश अपॉन ε1 बराबर Q डबल डैश अपॉन ε2, ये लेके चलेंगे अपने। अब अपन को देखो Q डैश और Q डबल डैश के मान निकालना है। सबसे पहले अपन को एक रिलेशन लेना है, तो इसमें से ε1 कॉमन आ सकता है, उसको उधर भेज दो। तो Q प्लस Q डैश बराबर ε1 अपॉन ε2 Q डबल डैश।
अब देखो इसमें किसका मान निकालना है। Q का मान निकालना है Q डबल डैश के रूप में। देखो हमारे पास क्या आ गया, Q प्लस Q डैश आ गया, ये समीकरण नंबर 5। इधर से भी Q प्लस Q डैश या Q माइनस Q डैश निकालो, Q माइनस Q डैश, ठीक है। ये समीकरण आ गया Q डबल डैश, ये समीकरण नंबर आ गया 6। ये जो इक्वेशन है ये इससे ली है अपन, ठीक। ये दो इक्वेशन आ गई, अब इनको जोड़ेंगे घटाएंगे, Q डैश के मान आ जाएंगे। बस ये करना होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मेथड ऑफ इमेज यूज करके। और कूलॉम के नियम से ये प्रॉब्लम क्या है कि कुछ पोटेंशियल निकालना, कुछ प्रॉब्लम्स कुछ में कठिन होता है, इसलिए हम ये मेथड ऑफ इमेज यूज करते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी लेकर चलने के लिए। ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को जोड़ो, 5 + 6 जोड़ेंगे तो 2Q आएगा। इनको जोड़ेंगे तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 + 1 और ये Q डबल डैश आ जाएगा। हमें क्या Q डैश और Q डबल डैश के मान निकालने हैं। तो Q डबल डैश क्या आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 + एप्सिलॉन 2 और Q, ये इक्वेशन नंबर 7। ये हमारे पास में Q डैश का मान आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें Q डैश का मान निकालना है ना। तो ये समीकरण नंबर 5 इस्तेमाल करो, 5 करते हैं। Q डैश बराबर एप्सिलॉन 1 / एप्सिलॉन 2 और Q डबल डैश माइनस Q डैश, ठीक है। इस इक्वेशन से 5 इक्वेशन से अब Q डैश की जगह मान रख दो। Q डैश की जगह मान कहाँ से रखें, क्या किया, Q आएगा यहाँ भाई, Q डैश इधर है तो Q उधर आएगा -Q, ठीक है ना। Q डबल डैश का मान रखेंगे समीकरण 7 से। तो एप्सिलॉन 1 / एप्सिलॉन 2, Q डबल डैश की जगह मान क्या आएगा, 2 एप्सिलॉन 2 / एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, ठीक है, और -1 और ये हमारा Q बार, ये छोटे बना दो, ठीक है। अब सोल्व करो, एप्सिलॉन 2 से एप्सिलॉन 2 कैंसिल, 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 ये लघुत्तम लो, तो माइनस एप्सिलॉन 2 ये आ जाएगा हमारा Q। अब देखो क्या कट रहा है, तो हमारे पास में Q डैश का मान आएगा एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, नीचे आएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 और Q, ये इक्वेशन नंबर आएगी 8। बस ये निकालना होता है हमें Q डबल डैश और Q डैश के मान बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में। हमने जो इमेज चार्ज लिए हैं, Q डैश जो हमने अगली साइड में रीजन 2 में जो हमने इमेज चार्ज लिया है, Q डबल डैश जो हमने उस A पॉइंट पे जो इमेज चार्ज लिया है, जो Q डैश के कारण जो पोटेंशियल आएगा, उधर फ्री चार्ज नहीं है, तो इधर लेते हुए हमने उस तरह से उतना ही पोटेंशियल आएगा, तो Q डबल डैश लिया है। तो Q डैश और Q डबल डैश के जो मान आ गए। अब जो Q डैश है, ठीक है ना, Q डैश सेकेंड रीजन में है, वहाँ कोई फ्री चार्ज नहीं है, तो पोटेंशियल नहीं होगा, इसलिए हमने Q डबल डैश लिया था। तो ये दोनों मान है। अब इनके मानों से हमें क्या दिखता है कि ये एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 है और ये पूरा पॉजिटिव है, और जो Q है, हमने जो A पॉइंट पे जो Q चार्ज लिया है रीजन 1 में, वो पॉजिटिव लिया है, और इससे ये पूरा Q डैश डबल डैश पॉजिटिव है, ठीक है ना। Q डबल डैश हमेशा पॉजिटिव होगा, एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन इट इज नॉट डिपेंड ऑन एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2, ठीक है ना। दोनों मीडियम के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर निर्भर नहीं करेगा। अब बात क्या आती है ये Q डैश की। Q डैश क्या है, सेकंड रीजन में इमेज चार्ज है जो हमने माना है। तो ये एप्सिलॉन 1 क्या है, फर्स्ट रीजन का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यदि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से बड़ा होगा तो Q डैश क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होने से इन दोनों में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। अब एप्सिलॉन 2 ज़्यादा होगा तो ये क्यू डैश नेगेटिव होगा, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करेगा। ये चीज़ है, ठीक है ना। इसको हम डायग्राम से भी थोड़ा समझा सकते हैं। वो तो वही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है बस, और कुछ नहीं। जैसे ये हमारा z बराबर 0 प्लेन, इधर क्या है z ग्रेटर देन 0, इधर z लेस देन 0। ये हमारा q प्लस ए पॉइंट, ये q डैश, और इधर ही था q डबल डैश, ठीक है। ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन। तो अपना हम क्या कह रहे हैं कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से ज़्यादा है तो रिपल्सिव होगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, ठीक है ना, वो प्रतिकर्षित होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। ओके, इसी प्रकार z बराबर 0 और ये z ग्रेटर देन 0, ये z लेस देन 0, ये अपना a पॉइंट, ये अपना b पॉइंट, यहाँ है प्लस q और q डबल डैश, और यहाँ है q डैश, ठीक है ना। अब क्या है कि एप्सिलॉन 1 छोटा है, एप्सिलॉन 2 ज़्यादा है, ठीक है ना, एप्सिलॉन 2 ज़्यादा है तो q डैश नेगेटिव होगा। यहाँ तो क्या चल रहा है, रिपल्सिव, और यहाँ हो जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आएंगी वो इस तरफ मुड़ जाएंगी, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आएंगी वो इस तरफ मुड़ जाएंगी। तो ये है अपना इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो सेमेस्टर फर्स्ट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का टॉपिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।